हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो मूवी को। और ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है और इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। ये एक हाई रेटेड मूवी है। तो दोस्तों, इस मूवी में काफ़ी ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस मूवी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पुलिस को कुछ डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जिनमें से एक लड़की की डेड बॉडी पर एक भी खरोच तक नहीं थी और वो बॉडी दिखने में ऐसी लग रही थी मानो जैसे उस लड़की की डेथ अभी कुछ सेकंड्स पहले ही हुई है। लेकिन बाकी सभी डेड बॉडीज़ की कंडीशन काफ़ी बुरी थी और बाकी सभी डेड बॉडीज़ ही एक ही फैमिली से बिलोंग करती थीं और उस लड़की की शिनाख्त ना होने पर पुलिस उस लड़की का नाम जेन डो रख देती है और पुलिस जेन डो की डेड बॉडी को ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ऑस्टिन और उसके फादर टॉमी दिखाए जाते हैं, जिनका पेशा ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम करना था और ये एक जली हुई डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे थे। और तभी वहाँ ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा उसको मिलने के लिए आती है और एक डेड बॉडी यानी लाश को देखने की ज़िद करती है, लेकिन ऑस्टिन उसको मना कर देता है और बोलता है कि तुम डर जाओगी। लेकिन ऑस्टिन का फादर टॉमी ऑस्टिन को बोलता है कि शायद तुम्हें एमा को एक लाश दिखानी चाहिए। अब ऑस्टिन जो लाश एमा को दिखाता है उसके पैर पर एक घंटी बंधी हुई थी। अब एमा पूछती है कि इस लाश के पैर पर घंटी क्यों बंधी हुई है, जिस पर टॉमी बोलता है कि पुराने ज़माने में लोग ये मानते थे कि कुछ लोग मरते नहीं हैं बल्कि वो कोमा में होते हैं और इसीलिए लाशों के पैरों पर घंटियाँ बांधी जाती थी और अगर ये लाश ज़िंदा हुई तो मूवमेंट करेगी और घंटी बजेगी। और दोस्तों, टॉमी भी पुरानी सोच वाला ही आदमी था, इसीलिए वो आज तक इस रिचुअल को फॉलो कर रहा था। फिर इन सभी बातों के बाद ऑस्टिन एमा के साथ डेट पर जाने वाला होता है और तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है जेन डो की डेड बॉडी लेकर और टॉमी को बोलता है कि इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुबह 5 बजे तक लाजमी चाहिए, ये एक एमरजेंसी है। फिर ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एमा को बोलता है कि उसके फादर टॉमी को उसकी ज़रूरत है और वो रात को 11 बजे डेट पर चले जाएंगे। तब तक वो टॉमी की हेल्प करेगा जेन डो की ऑटोप्सी करने में। तो दोस्तों, अब ये दोनों जेन डो की ऑटोप्सी स्टार्ट करते हैं और काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जेन डो की बॉडी पर कोई भी ज़ख़म का निशान नहीं था और उसकी स्किन ऊपर से बिल्कुल साफ़ थी। अब वो दोनों जेन डो की आंखें देखते हैं जो कि क्लाउडी हो गई थी और इसका मतलब ये है कि जेन डो की लाश महीनों या सालों पुरानी थी। और उन दोनों को ये भी पता चलता है कि जेन डो की किलाइयाँ और एंकल्स यानी टखनों की हड्डियाँ टूटी हुई थी और जेन डो की ज़ुबान भी कटी हुई थी और उसकी एक मॉलर टूथ भी गायब थी। फिर ऑस्टिन नोटिस करता है कि जेन डो की कमर उसकी बॉडी के हिसाब से काफ़ी पतली है और ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। अब वो दोनों ऑटोप्सी कंटिन्यू करते हैं और डर जाते हैं क्योंकि जेन डो के लंग्स अंदर से पूरी तरह से जले हुए थे और उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स यानी अंदरूनी हिस्सों पर कट्स लगे हुए थे और उसकी स्किन अंदर से जली हुई थी, मानो जैसे किसी ने उसके जिस्म को अंदर से ज़ख्मी किया हो। फिर मज़ीद इंस्पेक्ट करने पर इन दोनों को जेन डो के पेट में से एक जिम्सन वीट प्लांट मिलता है, जो प्लांट किसी भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है। और दोस्तों, इन दोनों को इसके पेट में से एक कपड़ा भी मिलता है जिस पर रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए थे और उसी कपड़े के अंदर से जेन डो की मिसिंग मॉलर टूथ भी मिलती है। जिसके बाद इन दोनों को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो इस डेड बॉडी के साथ सुपरनैचुरल हुआ है। फिर जब टॉमी जेन डो की स्किन को चीर कर उसकी बॉडी से अलग करता है तो उसकी स्किन के अंदरूनी हिस्से पे कुछ रिलीजियस सिंबल्स और नंबर्स बने हुए थे, मानो जैसे किसी ने उसकी स्किन को चीर कर उसके अंदर वाले हिस्से पर टैटू इंक से वो सिंबल्स बनाए थे। और इस सीन को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी स्किन पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि किसी की स्किन के अंदर लिखना इम्पॉसिबल है।
और तभी उस रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट वापस आती है तो उनके मॉर्ग में से सारी डेड बॉडीज़ गायब हो जाती हैं सिवाय जेन डो की डेड बॉडी के। अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और तूफ़ान आने की वजह से इनके एग्ज़िट डोर पर एक दरख्त गिर जाता है जिसकी वजह से एग्ज़िट डोर भी ब्लॉक हो जाता है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि जेन डो के अंदर कोई शैतानी ताकत है और इसी वजह से ये दोनों जेन डो की बॉडी को आग लगा देते हैं, लेकिन आग पूरे रूम में फैल जाती है। फिर फायर एक्सटिंग की हेल्प से ऑस्टिन उस आग को बुझाता है, लेकिन जेन डो की बॉडी जली ही नहीं थी, मानो जैसे जेन डो की बॉडी पर आग का कोई भी असर नहीं होता। और तभी अचानक से लिफ्ट में पावर आ जाती है और ये दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन लिफ्ट का डोर अटक जाता है और क्लोज़ नहीं होता। फिर इनको बेल की आवाज़ आती है और ये वही बेल की आवाज़ थी जो डेड बॉडीज़ के पैरों में बंधी हुई थी। और टॉमी अपनी तरफ एक लाश को आते हुए देखता है और डर कर उस लाश को एक कुल्हाड़ी की मदद से मार देता है। फिर जब ऑस्टिन लिफ्ट से बाहर आकर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये कोई लाश नहीं थी बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमा थी जो ऑस्टिन को डेट पर लेकर जाने के लिए आई थी। एमा मर चुकी थी और ऑस्टिन इस हादसे को देखकर काफ़ी रोता है। अब वो दोनों समझ गए थे कि जेन डो इन दोनों को भी जान से मार देगी। फिर वो दोनों दोबारा से ऑटोप्सी वाले रूम में जाते हैं ताकि जेन डो के बारे में और भी कुछ पता चल सके। अब ये दोनों ऑटोप्सी के लास्ट स्टेज में जेन डो के ब्रेन सेल्स को चेक करते हैं और परेशान हो जाते हैं क्योंकि समहाउ जेन डो के ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिवेट थे, जिसका मतलब है कि जेन डो अभी भी ज़िंदा है। फिर वो दोनों जेन डो के पेट में से मिले उस कपड़े को फर्दर एग्जामिन करते हैं जिस पर लेविटिकस 20 का रेफरेंस मिलता है। फिर टॉमी बाइबल में से उस रेफरेंस को सर्च करता है और उसको विचेस यानी चुड़ैलों के बारे में पता चलता है। फिर हिस्ट्री में मज़ीद रिसर्च करने पर टॉमी को सैलम विच ट्रायल्स के बारे में पता चलता है। अब दोस्तों 1693 में कई विचेस यानी चुड़ैलों को और कई मासूम लड़कियों को भी विचेस समझकर एक रिचुअल के बाद मार दिया जाता था। अब अगर आपको भी सैलम विच ट्रायल पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। खैर, बैक टू द वर्क। अब टॉमी को पता चल जाता है कि जेन डो एक विच यानी चुड़ैल है और इसकी डेथ 1693 में ही हो गई थी। तो दोस्तों फिर टॉमी जेन डो की बॉडी की तरफ जाता है और बोलता है कि तुम अपना बदला मुझसे ले लो और मेरे बेटे ऑस्टिन को जाने दो। और तभी टॉमी की कलाइयाँ और टखनों की हड्डियाँ जेन डो की तरह ही टूट जाती हैं और जिस तरह से टॉमी ने जेन डो के जिस्म को ऑटोप्सी के लिए चीरा था वही सारा दर्द अब टॉमी को भी महसूस होता है और दूसरी तरफ जेन डो की बॉडी खुद ब खुद ही हील होने लग जाती है। फिर टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जान से मार दे। टॉमी से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर ऑस्टिन अपने फादर टॉमी को रोते हुए जान से मार देता है। अब मूवी में ऐसा लगता है कि मानो जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर अचानक से ऑस्टिन को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए स्टेयर्स से ऊपर चला जाता है और उसके फादर की डेड बॉडी अचानक से ऑस्टिन पर अटैक कर देती है और ऑस्टिन नीचे गिरकर मारा जाता है। अब नेक्स्ट डे पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंचती है और हैरान हो जाती है क्योंकि ये वाला क्राइम सीन भी उसी क्राइम सीन की तरह था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और यहाँ पर जेन डो की बॉडी पर एक बार फिर से एक भी खरोच तक नहीं थी, मानो जैसे जेन डो की ऑटोप्सी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई हो। क्योंकि दोस्तों जेन डो ने टॉमी, ऑस्टिन और एमा को जान से मारकर दोबारा से अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया था। फिर पुलिस जेन डो को एम्बुलेंस में किसी और जगह पर ऑटोप्सी के लिए भेजते हैं और एम्बुलेंस में कैमरा जब जेन डो के पैरों की तरफ फोकस करता है तो जेन डो के पैर की एक उंगली हिलती है और मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये थी ऑटोप्सी ऑफ जेन डो मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।